Hello students, we're gonna discuss the questions on RTP for paper 2 with regard to business laws for foundation November 2023 obviously आपके इस attempt के लिए. Firstly we're gonna discuss the questions on the Contract Act. देखिए सच कोई मैं कहूँगा कोई नया क्वेश्चन नहीं है. ऑलमोस्ट अगर आपने इससे पहले सारे RTP, MTP पास्ट क्वेश्चंस किए हुए हैं तो ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपने देखे होंगे. कहते शीतल वॉज ए क्लासिकल डांसर. उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है शरद विद्या मंदिर के साथ 50 डांस परफॉर्मेंस के लिए. उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि शी विल परफॉर्म एवरी वीकेंड एंड विल बी पेड 8,000 पर परफॉर्मेंस. लेकिन एक महीने के बाद वो एब्सेंट है, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया. अब आपसे पूछा गया क्या मैनेजमेंट जो है शरद विद्या मंदिर की क्या वो टर्मिनेट कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को. एक बात. नंबर 2, और अगर मैनेजमेंट इन्फॉर्म कर देती है शीतल को अबाउट इट्स कंटिन्यूएंस कि कोई बात नहीं आप नहीं आए, वो विल कंटिन्यू, कैन द मैनेजमेंट क्या स्टिल वो रिसाइन बाद में लेटर ऑन कैंसिल कर सकती है. दूसरा प्रश्न. तीसरा, क्या शरद विद्या मंदिर डैमेजेस ले सकते हैं जो वो सफर किए हैं बिकॉज ऑफ ब्रीच, क्योंकि मैडम परफॉर्मेंस के लिए नहीं आई बिना बताए. देखिए यहां हम आंसर पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 39 रेड विद डैमेजेस के ऊपर सेक्शन नंबर 75 के साथ. देखिए 39 में हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां हम कहते हैं और जिसमें हम बेसिकली एक्चुअल और मेनली हम पढ़ते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच, वक्त से पहले, कि जब एक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म, आप साफ मना कर दो, या डिसेबल्ड हिमसेल्फ, तो मतलब यहां पॉइंट हमारा ये लगा आप परफॉर्म करने नहीं आए, आपने अपने आप को डिसेबल कर लिया, राइट. तो नेचुरल है दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, प्रॉमिसी में एक वो पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है, लेकिन कैंसिल नहीं होगा अगर आप सिग्निफाई कर देते हो अपने वर्ड्स या कंडक्ट से अबाउट व्हाट इट्स कॉन्टिन्यूअस. जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन था कि आपने कॉन्टिन्यू के लिए एग्री कर दिया तो आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे. दूसरा, अगर साथ में और कोट करें सेक्शन 40 साफ ये कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट आपने पर्सनली परफॉर्म करना था और अगर आपने नहीं किया है तो फिर ऑब्वियसली ये तो ब्रीच हो ही गया, क्योंकि सेक्शन 40 में हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा परफॉर्म करना है, तो अगर वो आपके पर्सनल स्किल के ऊपर है तो आपको ही करना था. 75 में हम यही पढ़ते हैं कि भैया अगर आप ब्रीच करते हैं तो दूसरी पार्टी को जो नुकसान हुआ उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. इसलिए पहले हिस्से में जब वो मैडम बिना बताए नहीं आई तो नेचुरल है आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट. लेकिन दूसरे में आपने कॉन्टिन्यूटी की बात की है तो आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते. बट एज पर सेक्शन 75 आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं जो उसके नहीं आने पे आपको हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रधि एक माइनर है, फॉल्सली अपनी एज वो बता रही हैं एक लैपटॉप लेते समय, तो आप समझ सकते हैं कि लैपटॉप ऑब्वियसली नेसेसरीज के अंदर आ जाएगा. सेम ऐसे क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है. और ये उधार में ले रही हैं 60,000 का 1 अगस्त 22 को. शी प्रॉमिस टू पे बैक विद इंटरेस्ट 16%, लेकिन शी टोल्ड हिम दैट इन केस वो पैसे नहीं दे पाएगी हर फादर मिस्टर राम विल पे बैक. देखिए मां बाप इस चीज के लिए लायबल नहीं होते हैं. 1 साल के बाद पृथ्वी was asked to pay the outstanding amount with interest which she refused to pay and told the owner कि वो माइनर है इसलिए आप उससे रिकवर नहीं कर सकते. अब वो मेजर बन जाती हैं 1 जनवरी 2025 को एंड ओनली आफ्टर दैट एग्रीमेंट कैन बी रेटिफाइड. लेकिन हम जानते हैं माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट लेटर ऑन भी रेटिफाई नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ वांट ऑफ कंसिडरेशन, right? Explain by which of the following ways Mr. Mittal will succeed in recovering the outstanding amount. By filing a case against Prithi, a minor for recovery, obviously necessaries के लिए minor लाभल होता आप रिकवर करवा सकते हैं. By filing a case against Mr. Ram, पिताजी से आप रिकवर नहीं करवा सकते इस सिचुएशन में. तीसरा, by filing a case against Prithi, a minor for recovery of outstanding amount after she attains majority. राइट की मेजॉरिटी के बाद. अब देखिए पहली बात, अब उसने खरीदा क्या है, तो क्वेश्चन की इंटरेस्टिंग चीज थी उसने खरीदा लैपटॉप. आज के मॉडर्न जमाने में देखा जाए तो लैपटॉप क्या है, एज आई सेड इट्स अ नेसेसरी, राइट. लेकिन अब इसलिए हम कहते हैं कि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन करने क्यों जरूरी हो जाते हैं. अब आप नेसेसरीज का मतलब क्या हो गया, आपकी एजुकेशन वगैरह से मॉडर्न जमाने में तो आप यही लेके चलोगे, राइट. लेकिन अब देखिए पहली बात हम सेक्शन 11 में जानते हैं माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही एज गुड एज नथिंग होता है, राइट. लेकिन ड्यू टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 68 के मुताबिक आप लायबल होते हो किस चीज के लिए, नेसेसरीज के लिए, राइट.
अब लेकिन इंस्टीट्यूट इसको मतलब आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी ऐसा आ जाए तो आप अपनी एक प्रिजम्पशन दे सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं और आप दो व्यूज भी मतलब अपने लिख सकते हो कि अगर हम इसे नेसेसरी माने तो ये आंसर होगा, नहीं माने तो ये होगा। लेकिन जहां तक सवाल है इंस्टीट्यूट का, तो इंस्टीट्यूट ने इसको नेसेसरी के रूप में नहीं देखा। उन्होंने कहा आप उससे रिकवर नहीं कर पाएंगे, राइट। बट मेरा ये कहना है कि लैपटॉप को उस तरह से हम लेके चल सकते हैं, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बार बार हम यही कहते हैं कि यार इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन कर लिया करें, क्योंकि इंस्टीट्यूट की अपनी क्या निकलती है, इंटरप्रिटेशन है भाई, क्या करें। लाइक आई सेड, आप उनके माँ बाप से रिकवर नहीं करवा सकते हैं और रेक्टिफिकेशन आफ्टर मेजॉरिटी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ड्यू टू वांट ऑफ फ्रेश कंसिडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कॉपी पेस्ट, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। रोहन को एक वॉलेट मिलता है रेस्टोरेंट में, वो इंक्वायरी करते हैं सारे कस्टमर से, लेकिन ट्रू ऑनर नहीं मिलता। वो हैंड ओवर कर देते हैं मैनेजर ऑफ द रेस्टोरेंट कि आप रख लीजिए जब तक ट्रू ऑनर ना मिले। एक हफ्ते के बाद रोहन रेस्टोरेंट वाले के पास जाता है, लेकिन मैनेजर उसे वो वॉलेट देने से मना कर देता है कि भैया तेरा तो है नहीं। तो बताइए क्या रोहन वो वॉलेट रिकवर कर पाएगा? देखिए, हम सेक्शन 71 में पढ़ते हैं, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। अगेन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ये आता है कि अगर आपको किसी की चीज मिलती है और आप अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम एज दैट ऑफ क्या है, बेली है, राइट। तो आपकी ड्यूटी ये बन के आती है, उसकी क्या करें, आप प्रॉपर केयर करें और आप इन गुड्स को एप्रोप्रिएट नहीं कर सकते हैं और वापस करना है ऑनर को अगर वो मिल जाता है, राइट। तो इसलिए मैनेजर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स नहीं है, इसलिए मैनेजर को ये सामान, ये वॉलेट रोहन को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर सोहन अ वेल्दी इंडिविजुअल है, उन्होंने एक 80,000 रुपए का लोन मुकेश को 26 Feb 21 को दिया है। बोरोवर मिस्टर मुकेश ने उनसे एक फर्दर लोन 1.5 लाख का मांगा है। सोहन ने एग्री किया है बट प्रोवाइडेड द लोन इन पार्ट्स ऑन डिफरेंट डेट्स। तो 1.5 लाख को दे रहा है डिफरेंट डेट में। 1 लाख दिया उसने Feb 21 को और रिमेनिंग 50,000 दिया मार्च 21 को। अब ऑन 10 मार्च मिस्टर मुकेश ने क्या किया, वाइल पेइंग ऑफ पार्ट, मतलब पूरे पैसे वापस नहीं किए, 75,000 दिए हैं और इंसिस्ट कर रहा है वो लेंडर को कि वो 50,000 रुपए एडजस्ट कर ले किसकी तरफ, जो आखिर में उसे इंस्टॉलमेंट मिली थी, डेट मीन्स का 3rd मार्च वाला। तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर आ गया, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के ऊपर आ गया, जहां हम पढ़ते हैं सेक्शन 59 से लेकर 61 तक। सोहन ने ऑब्जेक्ट किया है एंड आस्क्ड द बोरोर टू एडजस्ट इन द ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ बोरो ऑफ फंड्स। अब क्वेश्चन है वेदर द कंटेंशन ऑफ मिस्टर मुकेश करेक्ट है, कि जैसे वो चाह रहे थे कि ये 75,000 ये आखिरी अमाउंट की तरफ जो 3rd मार्च ये है 50,000, ये 3rd मार्च वाला जो ये 50,000 है उस पर एडजस्ट किए जाए। और क्या आपका आंसर यही रहेगा, इन केस द बोरोर डज नॉट इंसिस्ट। तो देखिए क्वेश्चन आ गया आपका किसके ऊपर, सेक्शन 59 के ऊपर। पहली चॉइस किसकी होती है, डेटर की, जिसने लोन लिया, जैसे वो चाहे तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा पहली सिचुएशन में। लेकिन दूसरे में अगर आप डेट नहीं बताते हैं तो सेक्शन 60 में हम यही पढ़ते हैं, सेकंड चॉइस किसकी रहती है, क्रेडिटर की, जहां वो एडजस्ट करना चाहे वो वहां कर सकता है। और तीसरे प्रश्न भी यह है, व्हाट वुड बी द मोड ऑफ एडजस्टमेंट इन केस नीदर, दोनों ना डिसाइड करें, तो सेक्शन 61 क्या कहता है, इन द ऑर्डर ऑफ डेट, जो डेट वाइज है आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में तो मुकेश करेक्ट हो गया, दूसरे में क्रेडिटर जैसे चाहे वैसे कर ले, और तीसरे में आप उस सीक्वेंस में उस ऑर्डर में पे कर सकते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ द टाइम, दैट इज अ पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया एग्रीमेंट्स की वैलिडिटी, क्या ये वैलिड है या वॉइड है। पहला, दो कोर्ट्स हैं हैविंग ए ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई अ सूट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दैट द सूट शुड बी फाइल्ड इन वन ऑफ दीज कोर्ट्स अलोन एंड नॉट इन द अदर। मतलब दो जगह केस कर सकते हैं, लेकिन पार्टीज में एग्रीमेंट हो गया आप एक जगह करो। तो इसके ऊपर हम सेक्शन देखिए 28 में पढ़ते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कि आप राइट कि आप केस नहीं करोगे, वहां तो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वॉइड। लेकिन अगर आप रिस्ट्रेंट लगा रहे हो कि सिर्फ एक जगह केस करोगे, वो तो वैलिड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दैट इज वैलिड, राइट। तो इसलिए इस तरह से आप सूट फाइल कर सकते हैं। सेकंड में, एक्स ऑफर्स टू सेल इज मारुति कार टू वाई, वाई बिलीव कर रहा है कि ये उसकी वेगन कार है, तो दोनों में मिस्टेक हो गई। इसे हम कहते हैं बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसके ऊपर हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 20 में। ऑब्वियसली यहां एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। सेक्शन कोड करना हो तो 20 बायलेटरल मिस्टेक।
क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहां नहीं कोट किया। एक्स एक फिजिशियन एंड सर्जन है, उन्होंने वाई को अपना असिस्टेंट रखा है 75,000 की सैलरी पे फॉर अ टर्म ऑफ 2 years एंड वाई ने एग्री किया वो कहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ रिस्ट्रेंट लगा रहे हो आप, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड सेक्शन 27 में, तो वो पॉइंट होता है। लेकिन हम उसके अंदर एक्सेप्शन पढ़ते हैं, अगर ये रिस्ट्रेंट क्या है, रीजनेबल है, तो ये वैलिड होगा। तो ऑब्वियसली आप 2 साल का रिस्ट्रेंट लगा रहे हो क्योंकि किसी को डॉक्टरी सिखा रहे हो, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए ऐसा सेम पड़ा, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का नहीं था जो पहले उन्होंने ना कोट किया हो। मिस्टर सेठ एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक कोर्ट केस लिटिगेशन रमन अनदर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ। अपने लीगल कंपेन को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने ली है सर्विसेज ऑफ मिस्टर एक्स, एक लीगल एक्सपर्ट, और उन्होंने कहा 5 लाख रुपए मैं आपको दूंगा अगर आप मिस्टर रमन दूसरी पार्टी का केस ना टेकअप करें। मिस्टर एक्स ने एग्री कर लिया, बट एट द एंड ऑफ द लिटिगेशन मिस्टर सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया। तो देखिए अगेन सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जिसे हम कहते हैं, इट इज वॉइड। तो इसलिए आप किसी के ऊपर एक रिस्ट्रेंट लगा रहे हो कि अगला दूसरे का वो जो है उसकी सर्विसेज एनलिस्ट नहीं करेगा। सो इसलिए मिस्टर एक्स ये पैसे मिस्टर सेठ से रिकवर नहीं कर सकता। अब देखिए यहाँ 2-3 सिचुएशन थोड़ी यहाँ पे इंटरप्रिटेशन भी इस क्वेश्चन में आप निकाल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं क्योंकि यहां आप अगले को आप क्या कह रहे थे, अगर आप किसका केस नहीं लेंगे, दूसरी पार्टी का केस नहीं लेंगे, तो मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूंगा। तो दूसरे का केस नहीं लड़ोगे, मतलब आप क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी एक थोड़ी सी निकल के आती है। क्या एक तरह से क्या ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब उस निगाह से भी सेक्शन 23 के लेंथ से भी हम इसको थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमें यहां इंटरप्रिटेशन जहां निकलती है वहां हमें इंस्टीट्यूट के थोड़े आंसर के साथ ही चलना पड़ता है कि आप उसके ऊपर क्या लगा रहे हो, इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगा रहे हो। लेकिन अगर इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लगा रहे हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, इसलिए उसके हिसाब से तो ये बंदा पैसे रिकवर नहीं करवा पाएगा। बट ये 2 व्यूज यहां पे भी हो सकते थे। इसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट में के प्रश्न है, कहता क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर डिस्ट्रक्शन होती है स्पेसिफाइड गुड्स की बिफोर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल। ये क्लियरली हम सेक्शन 7 एंड 8 में पढ़ते होते हैं। सेक्शन 7 में हम पढ़ते हैं गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर गुड्स पेरिश हो चुके हैं बिना कॉन्ट्रैक्ट किए तो ऑब्वियसली यहां पे ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। लेकिन 8 में हम पढ़ते हैं गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल है बट आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल है। तो यहां पे अगर मेन चीज है कि अगर दोनों में से किसी पार्टी का फॉल्ट नहीं, विदाउट एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर और बायर, तो यहां पे क्योंकि अभी सेल नहीं हुई है तो प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ, रिस्क पास नहीं हुआ टू द बायर, इसलिए एग्रीमेंट आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। तो दोनों का आंसर एट द एंड ऑफ द डे यही है कि वॉइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका सेक्शन 17 पे, क्यों पूछा गया है, व्हाट आर द इंप्लॉयड कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सैंपल। तो सेल बाय सैंपल में हम यही कहते हैं कि जो सामान है बल्क मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपलिंग क्वालिटी। इसके लिए बायर को आप क्या दीजिए, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, ताकि वो देख सके इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं वो उससे अनमर्चेंटेबल ना हो रहे हैं। देन आपसे इंप्लॉयड वारंटीज पूछी गई। इंप्लॉयड वारंटीज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो 14B में हम पढ़ते हैं अनडिस्टर्ब पोजेशन, मतलब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। 14C में फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस, इसके ऊपर किसी और का हक, चार्ज, गिरवी वगैरह नहीं होगा। और दूसरा एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, कि उस बिजनेस में कस्टम के हिसाब से उसके आपके लिए वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो सूट होने चाहिए। एंड डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, कि अगर डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स हैं तो जो भी डेंजर हो सकता है उसके लिए आप बायर को वार्न कीजिए। और अगला क्वेश्चन भी सेल ऑफ गुड्स में भी कह लीजिए, कुछ हमें खास नयापन नहीं दिखेगा, लगभग ऐसे क्वेश्चन आपने अगर ढंग से तैयारी की है ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो शुभांगी वेंट टू ज्वेलरी शॉप और उसने सेल्स गर्ल को कहा कि मुझे डायमंड नेकलेस दिखाइए विद सफायर स्टोन्स। The jeweler told her that we have a lot of designs of diamond necklace with blue stones. If she chooses for herself any special design with blue stones, they will replace blue stones with sapphire stones. कि हम उसे चेंज कर देंगे. But for the sapphire stones, they will charge extra cost.
शुभांगी ने एक सेलेक्ट किया ब्यूटीफुल डिजाइनर नेकलेस और उसके पैसे दे दिए। शी ऑल्सो पेड एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द सफायर स्टोन्स। ज्वेलर ने रिक्वेस्ट किया है कि आप एक हफ्ते के बाद आ जाइए, डिलीवरी दे देंगे। लेकिन जब वो एक हफ्ते के बाद डिलीवरी लेने जाती है, शी नोटिस दैट जो सफायर स्टोन्स थे वो उनका जो डिजाइन था, क्योंकि वो चेंज किए, वो डिस्टर्ब हो चुका है, मतलब अब पहनने वाली चीज नहीं है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहती, क्या कर पाएगी, क्या वो अपना पैसा वापस ले पाएगी? लेकिन ज्वेलर ने देने से मना कर दिया। प्रश्न यही है, क्या वो रिकवर कर पाएगी? दूसरा, क्या आंसर होगा अगर ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिजाइन, लेकिन मैं जो भी इसमें गड़बड़ हुई है मैं उसके एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। भैया ऐसे कैसे ले लोगे? तो देखिए सेक्शन 4 में, सब सेक्शन 3 में हम यही पढ़ते हैं सेल के ऊपर कि जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर हो जाती है टू द बायर, लेकिन अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है फ्यूचर टाइम पे या सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, तो उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल अंडर सबसेक्शन 4। तो यहां एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है क्योंकि भविष्य में, क्योंकि कंडीशंस हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टोन से चेंज करना था, इसलिए हम कहेंगे ये एग्रीमेंट टू सेल है। इसलिए शुभांगी इस एग्रीमेंट टू सेल को क्या कर सकती हैं? अवॉइड कर सकती हैं। क्या वो उसको ठीक करने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस ले पाएगा? नहीं, आप इस तरह से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकते। अगला प्रश्न अगेन डायरेक्ट सा है, बताइए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है अगर अनअसर्टेन गुड्स की सेल हो रही है। 23 में हम पढ़ते हैं कि भैया क्योंकि अनअसर्टेन गुड्स की एलिमेंट एंड एप्रोप्रिएशन पूछा कि एप्रोप्रिएशन का मतलब भी क्या है? सिलेक्शन ऑफ गुड्स। तो एसेंशियल हम देखते हैं कि अनअसर्टेन गुड्स होने चाहिए, जैसे आप फ्यूचर गुड्स कहते हो, और ऑब्वियसली वो जो डिस्क्रिप्शन है, क्वालिटी दी गई है, उसके हिसाब से कंफर्म करनी चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट्स में होने चाहिए, और अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन होनी चाहिए सेलर या बायर के द्वारा, मतलब बायर या उसके एजेंट के द्वारा। और जो एप्रोप्रिएशन है वो कौन करेगा? ऑब्वियसली हां से होनी चाहिए, सेलर करेगा विद द एसेंट ऑफ बायर या बायर करेगा विद द एसेंट ऑफ सेलर, और ये एसेंट एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड हो सकती है, और ये एसेंट आप कब देंगे? बिफोर और आफ्टर द एप्रोप्रिएशन। तो डायरेक्ट था प्रश्न, ये भी आपने देखा होगा। नेक्स्ट है मिसेस कंचन एक लोकल राइस एंड व्हीट होलसेल शॉप में जाती हैं और 100 किलोग्राम बासमती राइस लेना चाह रही हैं। शॉपकीपर ने उन्हें कोट किया 125 रुपए पर किलोग्राम, जो कि वो मान गई हैं, लेकिन वो इंसिस्ट कर रही हैं कि भैया मेरे को सैंपल दिखाओ, जो कि शॉपकीपर के द्वारा दिखाया जाता है बिफोर शी एग्रीड अपॉन द परचेसेस। शॉपकीपर उसे शो करता है एक बाउल ऑफ राइस एज ए सैंपल, द सैंपल एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंटायर लोट। मिसेस कंचन ने एग्जामिन किया था सैंपल कैजुअली, लेकिन उन्होंने कैजुअल किया, ढंग से नहीं किया, without noticing the fact that even though the sample was that of basmati right, but it contained a mix of long and short grain, छोटे बड़े दाने थे। The cook on the opening of the bags complained that कि अगर डिश मैं इससे तैयार करूंगा ये टेस्ट उतना बढ़िया निकल के नहीं आएगा। नाउ मिसेस कंचन एक फ्रॉड का केस फाइल करना चाहती हैं सेलर के खिलाफ। क्या वो सक्सेसफुल होंगी? ऑब्वियसली नहीं होंगी। तो आपसे पूछा गया क्या उसके पास कुछ रिड्रेसल के लिए है, और क्या आंसर होगा? एक और प्रश्न पूछ लिया गया है कि अगर वो एग्जैक्ट राइस की लेंथ जो भी वो चाह रही थी वो बता देती तो बात अलग होती। तो हम सेक्शन 17 में सेल बाय सैंपल में यही पढ़ते हैं कि बल्क मस्ट कॉरस्पॉन्ड, और उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो कि उसे दी गई थी, लेकिन उसने कैजुअली उसको एग्जामिन किया था, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं होगी, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है पहले पार्ट में। दूसरे में अगर वो साफ बता देती तो इन दैट सिचुएशन सेलर क्या हो जाता? ही विल बी हेल्ड लायबल। अगला प्रश्न, रवि ने 500 बोरी व्हीट दिया है तुषार को, और हर बोरी में 50 किलो व्हीट था। रवि ने 450 बैग भेजे हैं बाय रोड ट्रांसपोर्ट एंड तुषार हिमसेल्फ टुक द रिमेनिंग 50 बैग। लेकिन बिफोर तुषार डिलीवरी लेता 450 बैग की जो ट्रक से जा रहे थे, वो हो गया बाहर, हो गया बैंकरप्ट और अनपेड सेलर है एज ए सेलर आप, और आपने लगा दिया स्टॉपेज इन ट्रांसिट। द ऑफिशियल रिसीवर, जो कि ऑब्वियसली इंसॉल्वेंसी में कोर्ट की तरफ से जो पॉइंट होता है, वो क्लेम कर रहा है कि भैया ये प्रॉपर्टी तो बाहर की है इसलिए मुझे दो। इसलिए हम सेक्शन 50 में पढ़ते हैं राइट ऑफ स्टॉपेज इन द ट्रांसिट, जिसका मतलब आप रिज्यूम कर सकते हैं पोजेशन जब तक वो सामान कहां है, रास्ते में है, और आपको आपका पैसा ना मिल जाए। तो इसलिए आप उस कैरियर से, अगर वो ऑफिशियली ट्रक वाला इंडिपेंडेंट है, तो आप ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसलिए ऑफिशियल सेलर ये क्लेम नहीं कर सकता क्योंकि प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ टू द बायर। इसके बाद प्रश्न आते हैं पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर। अगेन कुछ ऐसा सच न्यापन नहीं था क्वेश्चनों में, लगभग ये भी आपने देखे होंगे। सिंपल पूछा गया व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, तो आप ये सीधा सीधा जानते हो, एक जो ड्यूरेशन है वो एक फिक्स समय के लिए, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है। कहता है व्हेन द कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है, तो देखिए सेक्शन 38 में हम तभी कहते हैं कंटिन्यूअस गारंटी रिवोक होती है अगर चेंज हो किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में, जिसका मतलब है या तो कोई पार्टनर चला गया, डेथ हो, रिटायरमेंट हो या इंट्रोडक्शन हो,
राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट डू मीन बाय गुडविल अंडर द पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट में गुडविल का डेफिनेशन तो दिया ही नहीं गया, बस ये बताया गया सेक्शन 14 में ही क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है। बाकी आप सारे जानते हैं ये एक रेपुटेशन है जिसकी आपको एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रहेंगे फ्यूचर में, ऑब्वियसली एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको मिलता है। नेक्स्ट, मैसर्स ए बी सी एसोसिएट्स पार्टनरशिप में है काफी लंबे समय से। मिस्टर ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन द फर्म सिंस बिगिनिंग। मिस्टर ए बीइंग अ वेरी सीनियर पार्टनर 78 ईयर्स की एज है, ट्रांसफर कर रहे हैं वो अपना शेयर अपने बेटे विकास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो एज ए पार्टनर आप अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं जो हम पढ़ के आते हैं सेक्शन 29 के अंदर। तो लेकिन सेक्शन 31 में हम ये पढ़ते हैं कोई भी नया पार्टनर जो एडमिट होता है वो विद द कंसेंट ऑफ बाकी पार्टनर होता है, तो इसलिए ये नया पार्टनर तो बन नहीं सकता है, सिंपली आपने अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर दिया है। क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है बी एंड सी वो इंटरेस्टेड नहीं थे कि वो पार्टनर बने, लेकिन कुछ समय के बाद विकास ने फेल्ट किया कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो प्रॉफिट है बड़ा कम दिखाई दे रहा है, टर्नओवर बहुत ज्यादा है, मैं इंस्पेक्शन करना चाहता हूं। तो ऐसे ट्रांसफर आपको पूछा गया है क्या वो देख सकता है, क्या वो बुक्स को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि बाकी पार्टनर्स कहते हैं आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सेक्शन 29 में हम यही पढ़ते हैं कि अगर कोई सब पार्टनर बनता है ट्रांसफरी जिसे हम कहते हैं, तो भैया उसको कोई हक नहीं है कि ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूस ऑफ द फर्म उसके वो बिजनेस कंडक्ट में इंटरफेयर करे, वो अकाउंट्स वगैरह ले या इंस्पेक्शन करे, लेकिन हाँ उसको हक मिलता है वो अपना प्रॉफिट ले सकता है जो भी पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, राइट, और अपना जो भी हिस्सा बनता ले सकता है अगर फर्म कल डिसॉल्व हो जाती है। तो यहां पे सिंपली आपको इंस्पेक्शन का हक नहीं है, इसलिए आप उसे चैलेंज कर नहीं सकते। अगला प्रश्न है क्या परिणाम होंगे, पूछा गया इफेक्ट्स ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, जो कि हम 34 में पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली आप एज ए पार्टनर कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप सीज हो जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप सीज हो गए उसके बाद के जो भी फर्म के डेट हैं उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे, और ना ही फर्म उसके बाद आपके किसी एक्ट के लिए लायबल होगी। और ऑब्वियसली ऑर्डिनरली तो ये डिसोल्यूशन में टर्न कर जाता है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, लेकिन आप अपने एग्रीमेंट में साफ लिख सकते हैं कि किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने पे हम फर्म को डिसॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट, मास्टर एक्स इंट्रोड्यूस होता है, मतलब माइनर है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल, यही हम सेक्शन 30 में पढ़ते हैं। अटेनिंग मेजॉरिटी को उसको मोर देन 6 महीने हो गए हैं और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, क्या वो कंटिन्यू करेगा या नहीं। लेटर ऑन एल एक सप्लायर है मटेरियल का फर्म को, उसने केस कर दिया है फर्म के खिलाफ फॉर रिकवरी ऑफ द डेट्स। आपसे पूछा गया टू व्हाट एक्सटेंट एक्स जो माइनर है वो लायबल होगा अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता मैच्योरिटी के बाद। नंबर 2, क्या एल एक्स से भी अपना पैसा रिकवर कर पाएगा? डेफिनेटली रिकवर कर पाएगा, क्योंकि हम यही पढ़ते हैं कि जैसे ही 6 महीने होते हैं, कहां से, जिस दिन आपकी मेजॉरिटी अटेन हुई या जिस दिन आपको पता चला है कि आई वाज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स, विच एवर डेट इज लेटर, आपको पब्लिक नोटिस देना होता है कि कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं देते हैं तो आप पार्टनर बन जाते हैं ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 महीने, और आप पर्सनली लायबल हो जाते हैं किसके लिए? सारे डेट्स ऑफ फर्म के लिए सिंस जब आप एडमिट हुए थे पार्टनरशिप में। और हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑब्वियसली वो तो सेम ही रहेगा जब आप माइनर के रूप में आए थे। इसलिए पहले पार्ट में ये होगा कि आप पर्सनल लायबल हो जाएंगे और एल आपसे पैसे रिकवर कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पार्ट्स पूछे गए हैं। कहता 2 फर्म है जिसमें दोनों में 12-12 पार्टनर हैं, कंबाइंड बाय एन एग्रीमेंट इनटू फर्म। ठीक है, क्योंकि सेक्शन 4 में हम यही पढ़ते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड। तो एग्रीमेंट से आप बन सकते हैं। ठीक है जी, आप फर्म में कोई क्वेश्चन में ही पूछा गया वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप। सेकंड, ए एंड बी को ओनर है और वो करना चाहते हैं, को ओनर क्योंकि पार्टनर नहीं हम कहते हैं, लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, कंडक्ट करना चाहते हैं बिजनेस कॉमन फॉर प्रॉफिट। ये भी हो गया फिर, राइट, क्योंकि हम टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप कहां पढ़ के आते हैं? सेक्शन नंबर 6 के अंदर। देन कुछ इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई कि हर इंडिविजुअल 500 रुपए एनुअली डालेगा, ऑब्जेक्टिव है कपड़े बनाएंगे और मुफ्त में बांटेंगे। तो यहाँ बिजनेस नहीं करना चाहते, आप बिजनेस नहीं करेंगे तो भैया ये पार्टनरशिप नहीं है। ए एंड बी को ओनर है और उन्होंने कहा है वो आपस में शेयर करेंगे जो रेंट आएगा एक प्रॉपर्टी से, बिजनेस नहीं कर रहे हो तो ये भी पार्टनरशिप नहीं है। ए एंड बी ने एक कमोडिटी एक्स खरीदी और उसे बेचना चाहते हैं प्रॉफिट में, तो भैया यहाँ तो साफ दिख रहा है सारी टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पार्टनरशिप है। एलएलपी के ऊपर एक प्रश्न है, कहता बताइए कंडीशन जब एलएलपी लायबल होगी एंड नॉट लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ पार्टनर अंडर द एलएलपी एक्ट।
मतलब पार्टनर के एक्ट के लिए आप लायबल कब होंगे, कब नहीं होंगे। तो सेक्शन 27 में हम ये पढ़ते हैं कि एलएलपी लायबल होती है पार्टनर के एक्ट के लिए जो भी उसने गलत कार्य किया हो, रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन जो उसने किया है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान। लेकिन ऑब्वियसली एलएलपी कब लायबल नहीं होगी, तो रिवर्स में कहेंगे जब उसको कोई अथॉरिटी नहीं है एंड द पर्सन नोज दैट ही हैज नो अथॉरिटी, जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो भी जानता है ये ऑथराइज नहीं है, इन दैट सिचुएशन एलएलपी लायबल नहीं होगी। कंपनीज एक्ट के भी देखिए कुछ नया क्वेश्चन हमें यहां नजर नहीं आता। पहला सब्सिडरी पे है, बीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड उसकी सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड, राइट। दो कंपनियां हैं, एक होगी होल्डिंग, एक होगी सब्सिडरी, और दोनों प्राइवेट साफ लिखा है। कहते हैं इन दोनों के पास 90,000 70,000 शेयर्स हैं, तीसरी पीक्यू लिमिटेड के, तो टोटल हो गए 1,60,000। पेड अप कैपिटल पीक्यू की है 30 लाख, या यूं कह लीजिए 3 लाख शेयर। 3 लाख में से 160 आपके पास हो गए, तो क्या हो गए, मोर देन 50% हो गए। मोर देन 50% हो गए तो नेचुरल है पीक्यू लिमिटेड भी क्या होगी, सब्सिडरी हो गई, किसकी, बीसी प्राइवेट लिमिटेड की। तो आपसे पूछा गया क्या पीक्यू एक सब्सिडरी होगी, यस। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ केएल Private Limited is holding 1,60,000 shares in PQ and no shares are held by BC। तो तब भी अगर आपकी सब्सिडरी भी आगे किसी की ले ले तो स्टेप डाउन सब्सिडरी होगी। तो इन दैट सिचुएशन सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी भी हम जानते हैं क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी होती है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 87, राइट। तो दोनों का आंसर क्या है कि भैया आप सब्सिडरी ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर है। कहता है नरेंद्र मोटर्स लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, शाह ऑटो प्राइवेट लिमिटेड हैव शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ रुपए इन द फॉर्म ऑफ 10 लाख शेयर ऑफ 100 ईच। नरेंद्र मोटर लिमिटेड इज होल्डिंग 5,05,000 शेयर्स इन शाह प्राइवेट। तो ध्यान दीजिए नरेंद्र कौन है, गवर्नमेंट कंपनी, और भैया शाह क्या है, प्राइवेट कंपनी। लेकिन उस कंपनी के मोर देन कितने, देखिए गवर्नमेंट कंपनी बनानी होती है तो हमें देखनी पड़ती है गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनती है, 51% से बनती है, राइट। लेकिन हम सेक्शन 2 क्लॉज 45 में भी यही पढ़ते हैं कि 51% अगर सरकार के पास पीयूसी हो किसी कंपनी की, गवर्नमेंट होगी। लेकिन साथ में हम ये पढ़ते हैं इंक्लूड सब्सिडरी, राइट, एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो सब्सिडरी कब बनती है, मोर देन 50% से। तो 10 लाख का 5,05,000 क्या हो गया, मोर देन 50% हो गया, तो सब्सिडरी होगी। तो सब्सिडरी भी आप क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी। सो द आंसर विल, क्या शाह ऑटो एक गवर्नमेंट कंपनी है, यस इट विल बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ये भी हम गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। तो इसके साथ मेरी तरफ से डिस्कशन समाप्त होती है। एक दो क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन का इश्यू हो सकता था, वो मैंने एक्स्ट्रा आपके साथ डिस्कस कर दिया। लेकिन एज आई सेड कि इंस्टीट्यूट जब अपने क्वेश्चन आंसर देता है तो हमें उनके इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बाकी इसमें मेरे को एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो कि नया हो। सेम ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं, डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ। तो प्लीज जिनका एग्जाम है आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपसे कोई स्किप नहीं होना चाहिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।